माननीय सभासद, माननीय सभापति जी। नमस्कार, सर्वधर्म संगम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय कांत शर्मा। वैसे तो इस सप्ताह देश में चल रहे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की खबरें आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, लेकिन इस सप्ताह संसद में क्या हुआ, कौन सा बिल पास हुआ, किस मुद्दे पर चर्चा हुई, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आज हम आपको हर उस गतिविधि से अवगत कराएंगे जो इस सप्ताह संसद के मानसून सत्र में घटित हुई। 17 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन सोमवार को संसद के दोनों सदनों में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और उसके साथ दोनों सदनों को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन रहे। I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in these tragedies. मंगलवार के दिन राज्यसभा में जो हुआ वो भारत के इतिहास में दर्ज हो गया। मंगलवार को जैसे ही सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सहारनपुर में हुई घटना पर अपने विचार रखने शुरू किए, लेकिन समय की कमी के कारण राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने समय समाप्त होने पर उन्हें बोलने से रोक दिया और वहीं से हो गई इस घटना की शुरुआत। उपसभापति के रोकने से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने संसद की सदस्यता से ही इस्तीफे की पेशकश कर दी। बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई नहीं है। यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो हाउस में रहने का अधिकार नहीं है। नैतिक मैं हाउस का इस्तीफा दे रही हूँ। आइए देखते हैं आखिर राज्यसभा में ऐसा क्या हुआ जिससे बीएसपी सुप्रीमो मायावती को इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ी। वहाँ के दलित वर्ग के लोगों ने तो वहाँ के मेरी पूरी बात तो ओके हो गया 3 मिनट पूरी बात बुलाना भी I said 3 minutes you made your point अभी तो हो गया मामला है। मेरी बात बुलाना भी बात तो रखने दीजिए। तो मानने ये ठीक नहीं है। ये 3 मिनट हो गया। अभी मैंने 3 मिनट में बोलना है। माननीय उपसभापति जी 3 मिनट में बोलना है। सवाल 3 मिनट का नहीं है, मामला गंभीर है। उनको श्री बुलाना भी मेरी बात तो ठीक है that's enough you cannot make your lecture ये क्या बात है? मेरी बात और मान्य लेकिन वहाँ पर मेरी बात को कहने दो। कुमारी जी I allowed you I told you 3 minutes मेरी बात ठीक नहीं है। मेरी बात जरूरी बात है, इम्पोर्टेंट बात है। मेरी बात को रखने दो। तो मैं कहना चाहती हूँ in 267 you can only ask for a discussion that is already asked so it is over you cannot make a speech here no बुलाना भी आस्था ये ऐसे कैसे हो जाएगा? ये मुझे बोलने नहीं दोगे राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। I have so many names बोलने नहीं दोगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर look here यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज इस्तीफा देती हूँ। मेरी बात नहीं रखने दोगे, मुझे इस हाउस में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। वहाँ पर दलित लोग मैं
अरे सुनो बैठो मुझे मेरी बात नहीं रखने देंगे। गर्भवती महिलाओं के साथ जुल्म जाती हुई है। लोगों को उधर मारा गया है, मेरी बात नहीं रखने दे रहे हैं। यदि मैं अपने समाज की बात नहीं रख सकती हूँ तो मुझे लानत है इस राज्यसभा में रहने का। मैं आज से राज्यसभा से इस्तीफा देती हूँ। मुझे कोई इस हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है। जिस समाज से मैं ताल्लुक रखती हूँ, यदि मैं अपने समाज के हितों की बात, उनके हितों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, उनके जुल्म You can ask for a discussion. Whatever you want. हाउस में रहने का अधिकार नहीं है। मैं हाउस से इस्तीफा दे रही हूँ। कुमारी मायावती का इस्तीफा पहले तो मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार अगर संसद का कोई सदस्य इस्तीफा देता है तो उसे सिर्फ एक ही पेज में अपना इस्तीफा देना होता है। लेकिन मायावती ने अपने इस्तीफे के पीछे कई कारण बताते हुए 3 पेज का इस्तीफा दिया, जिसे सभापति ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि 2 दिन बाद यानी शुक्रवार को मायावती ने संविधान के मुताबिक अपना इस्तीफा सभापति को भेज दिया, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब बहन जी के सदन में बोलने के दौरान टोका टोकी हुई हो या उनसे तय समय में अपनी बात पूरी करने को कहा गया हो। फिर इस बार ऐसा क्या हुआ, उनको इतना गुस्सा आ गया और सभापति को अपना इस्तीफा भेज दिया। आज हम अपने इस कार्यक्रम में इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती का क्या यह अचानक लिया गया फैसला था या फिर सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया कदम। अब उन लोगों से मैं ज़रूर गुजारिश करूंगा जो लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, अब वो लोग अपने मोबाइल फ़ोन को थोड़ा साइड में रखकर हमारे इस विश्लेषण को ज़रा गौर से देखें। दरअसल वह लोगों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हैं कि वह दलितों की सबसे बड़ी भरोसेमंद आवाज़ हैं। शायद वो सदन में इस तरह से इस्तीफा देकर बीजेपी को दलित विरोधी भी दिखाना चाहती थी, क्योंकि जितनी तेजी से मायावती के इस्तीफे का विपक्षी दलों के कई नेताओं ने समर्थन किया वह भी काफ़ी दिलचस्प है। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद भी मायावती के समर्थन में उनके पीछे पीछे सदन के बाहर चले गए और मायावती के भाषण के दौरान टोका टोकी करने के लिए बीजेपी नेताओं की आलोचना की। बड़ी दुख हुई है और उसके बाद हम सब भी उनकी सहायता के लिए आए। मैं भी फिर खड़ा हुआ, मैंने अपोजिशन को भी बताया कि भाई ये ऐसा अपोजिशन कर नहीं सकती है। लेकिन एक चीज बड़ी आपत्तिजनक बीजेपी वालों ने की, जब ये बोल रही थी वो कह रहे थे कि हमारे पास मैंडेट है, जन आदेश है, तो जिसमें मैंने बड़ी सख्ती से बोला कि हम दलितों की बात करते हैं कि दलित मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जन आदेश है। तो जन आदेश बीजेपी को मिला था सड़कें बनाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए, नौकरियां पैदा करने के लिए। जन आदेश आपको दलित और अल्पसंख्यकों को, ये किसानों को मारने के लिए नहीं मिला है। और अगर आप इसको उनको मारने के लिए जन आदेश है तो फिर हम इस पार्लियामेंट में रहने के लिए नहीं है, हम नहीं आएंगे इस पार्लियामेंट में। तो इसलिए हम लोगों ने फिर वॉकआउट किया और इसकी वजह से पूरा दिन आज कार्रवाई कोई नहीं हो पाई। मायावती के इस्तीफे के 2 और महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तरफ तो वह इसके जरिए अपनी लोकप्रियता को बचाए रखने की कोशिश कर रही हैं, दूसरी तरफ एक के बाद 3 चुनाव में हार के बाद वह अपने कोर वोटरों के बीच प्रासंगिक बने रहना चाहती हैं। मायावती पहले जितनी आक्रामक नेता थी अब वह वैसी नहीं रह गई। यूपी में ऊंची जातियों और मध्य जातियों के जिस संघर्ष की वजह से बीएसपी का उभार हुआ था, उसके खत्म होने के साथ मायावती के कमज़ोर होने के संकेत मिले हैं। मायावती खुद जाटव जाति से आती हैं और यही समुदाय उनसे दूर हो रहा है। युवा वोटरों को मायावती की मध्य मार्गी दलित राजनीति पसंद नहीं है। वे बीएसपी सुप्रीमो के ऊंची जातियों को साथ लाने की कोशिश से भी खुश नहीं है और अब इसका मायावती को चुनावी फायदा भी नहीं मिल रहा। एग्रेसिव दलित एजेंडा को लेकर चलने वाली भीम आर्मी की लोकप्रियता बढ़ रही है,
जिससे मायावती का कद छोटा हुआ है। दलितों के बीच आज उन्हें कमजोर पड़ती ताकतों के तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसे में राज्यसभा से इस्तीफा देकर उन्होंने दलितों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि अब भी बीएसपी सुप्रीमो को उनकी परवाह है और उनके हक में आवाज उठाने से वह किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगी। अब हम यहाँ एक छोटे से इंटरवल के लिए रुकेंगे और इसके बाद संसद के एक और ऐसे पहलू का विश्लेषण करेंगे जिसके बारे में आपको मालूम होना जरूरी है। तब तक आप हमारे इस विश्लेषण के बारे में सोचिए जो हमने अभी अभी किया है, क्योंकि कहते हैं कि किसी एक ही चश्मे से देखा हुआ दृश्य बिल्कुल ठीक नहीं होता। इसलिए हम चाहेंगे कि आप अपनी कोई भी राय बनाने से पहले अपने विवेक का जरूर इस्तेमाल करें। माननीय सभासद, माननीय सभापति जी, और चैप कैसा था दिन? बहुत सैड पापा। अच्छा, क्यों? शीला चाची अपनी बहू को बहुत परेशान कर रही है और उन्हें घर से बाहर भी निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2 भाई और 2 तलवारें एक घर में नहीं रह सकती। कैसा था दिन तुम्हारा? बच्चे जो देखेंगे वही तो सीखेंगे। बच्चों को बच्चे ही रहने दीजिए D2H किड्स के साथ। आज ही D2H किड्स वर्ल्ड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ 25 रुपए प्रति महीने में। वीडियोकॉन D2H। माननीय सभासद, माननीय सभापति जी, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम संसद संग्राम में। बुधवार का दिन भी संसद के लिए हंगामे का दिन रहा। इस बार हंगामे की वजह रहे समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल। संसद के दोनों सदनों में कार्रवाई सुचारू रूप से चल ही रही थी कि राज्यसभा में अल्पसंख्यकों और दलितों की पीट पीट कर हत्या और उन पर हो रहे अत्याचारों पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया। लेकिन चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने एक ऐसा बयान दे दिया कि जिस पर राज्यसभा में हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इतना बड़ा था कि जब तक उन्होंने अपने बयान पर खेद प्रकट नहीं किया तब तक सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। सपा नेता नरेश अग्रवाल का बयान इतना विवादित था कि उसे राज्यसभा के रिकॉर्ड में से हटा दिया गया, जिसके चलते अब हम आपको वो नहीं दिखा सकते, लेकिन उस पर हुए हंगामे की एक झलक आपको जरूर दिखाएंगे जो आपको समझने के लिए काफ़ी है। सुगंधर रॉय, आज सुगंधर रॉय की में बीजेपी के कुछ ठेकेदार थे जो अपने को बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद या तमाम नाम, वो ये कहते थे कि जो हमारा सर्टिफिकेट लेके नहीं आएगा वो हिंदू नहीं है। ये भी परिस्थिति देश में पैदा हो। उस समय जब ये अभियान चल रहा था, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, हम उस समय कांग्रेस में थे, तमाम आपके हिंदू भक्त राम भक्त गए जेलों में, स्कूलों को जेल बना दिया गया। एक जेल हम भी गए, क्षेत्र के लोग थे मिलने, तो वहां 4 पंक्तियां आप लोगों ने लिख रखी थी। नो, आई कैन नॉट। 4 लाइन इन राम भक्तों ने लिख रखी थी। ओके, लेट अस
गाय हम पालते हैं। पहले छोड़ो माननीय सभापति you can express your regret and solve it. मैं कहना चाहता हूं लिंचिंग एक बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। यहाँ एक कैबिनेट मिनिस्टर ने मां को वेश्या कहा, श्रीमन यहाँ ये तक कहा गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अगर उसी पे उतर जाए तो हम बहुत No. सुगंधर रॉय आज सुगंधर रॉय नरेश अग्रवाल कभी माफी नहीं मांगेंगे, चाहे सदन पूरा ऐसे ही निकल जाए। रहिए, कोई सवाल नहीं माफी मांगे, कोई प्रश्न नहीं। मैंने आपसे कहा कि आप देख लीजिएगा, अगर असंसदीय है तो आपको अधिकार है उसको निकालने का। मैंने कब मना किया इस चीज को? अगर है of the Hindu community, which is a majority community in this country. He has no business, sir. He cannot take the country to ransom. He has to apologize. There is a nation outside. वो क्या बात कर रहा है सर? वो क्या बात कर रहा है? दिस इज अनपार्लियामेंट्री। ये अनपार्लियामेंट्री विषय नहीं है सर। पूरा देश को अपमान किया है, हिंदू समाज को अपमान किया है, इस देश के बहुसंख्याकों को अपमान किया है। इसको खड़ी निंदा करेंगे, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। आप कृपया क्षमा याचना करो। मैंने कभी ये नहीं, मेरा राजनीतिक जीवन 40 साल का हो गया, मैंने कभी किसी धर्म, किसी जात, किसी को क्षेत्रीय वार्ता को कभी मैंने आघात नहीं पहुंचाया। मैंने जिंदगी में कभी निजी किसी पे कमेंट भी नहीं किया। मैंने आज तक किसी पे व्यक्तिगत आरोप भी नहीं लगाया। लोगों ने व्यक्तिगत आरोप लगाए होंगे। 91 के चुनाव में जब हम लड़ रहे थे कांग्रेस से, उस समय लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर लोगों को ठेस पहुंची है, मैं खेद व्यक्त करता हूं, बस खत्म। ओके। सपा नेता नरेश अग्रवाल राज्यसभा में बोलते हुए इतने जोश में आ गए कि वो अपने शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। नरेश अग्रवाल ने अपनी स्पीच में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरुण जेटली को उनका जवाब देना पड़ा। अरुण जेटली ने नरेश अग्रवाल को जवाब देते हुए यहां तक कह दिया कि अगर उन्होंने ये बयान संसद के बाहर दिया होता तो उनके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज हो जाता। If he had made this statement outside this house, he was liable for prosecution. You would be liable for prosecution if you had made it outside. And then to take it in this manner, do you have the audacity of repeating this in relation to any other religious denomination? Would you ever do this? Sir, you have not realized the gravity of what he has done. Please pick up the proceedings. You'll immediately expunge it and ask him to apologize for it. संसद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ देश के हर नागरिक के अधिकारों पर चर्चा होती है और जरूरत पड़ने पर नए कानून बनाए जाते हैं। संसद को चलाने में कितना खर्च होता है इस बात की जानकारी शायद आपको नहीं होगी, लेकिन आज हम आपको इस सच्चाई से भी जरूर रूबरू कराएंगे। दरअसल संसद की 1 मिनट की कार्रवाई को चलाने में करीब 2,50,000 रुपए का खर्च होता है, जो कि आपकी और हमारी जेब से जाता है। जो सांसद संसद में जाकर चर्चा में भाग लेते हैं उनको अलग से भत्ता मिलता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे सांसदों का यह कह देना कि अगर संसद ना चले तो ना सही, ये एक दुखी करने वाला बयान है।
जिसे आपने अभी सुना। अगर आपने उस वक्त गौर नहीं किया तो चलिए हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कितनी आसानी से कह दिया कि संसद ना चले तो ना सही। नरेश अग्रवाल कभी माफी नहीं मांगेंगे, चाहे सदन पूरा ऐसे ही निकल जाए। कोई सवाल नहीं माफी मांगे, कोई प्रश्न नहीं। तो सुना आपने कितना आसान होता है किसी भी एक सांसद के लिए यह कह देना कि संसद ना चले तो ना सही, उन पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन इस बारे में कोई नहीं सोचता कि जिस पैसे से उन्हें भत्ता मिलता है, घर से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं, वो पैसा आम जनता की जेब से आता है। अब हम आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे की ओर आकर्षित कराना चाहेंगे जिसके बारे में पीएम मोदी को भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन मामला इतना गंभीर है जिसके लिए संसद में भी चर्चा हुई, जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया और सभी ने मिलकर देश भर में हो रही लीचिंग के लिए सरकार पर निशाना साधा, जिस पर सरकार के 2 मंत्रियों ने भी जवाब दिया। आइए आपको सुनाते हैं उस अहम चर्चा की कुछ अहम बातें। मैं ये नहीं कहता कि पहले लिंचिंग नहीं होती, मैं ये पहले नहीं कहता कि पहले दलितों के साथ बुरा सलूक नहीं होता, लेकिन लिंचिंग अगर होती थी तो कोई एक इंडिविजुअल करता था, चाहे उसका धर्म कुछ भी होता था। लेकिन माफ कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस वक्त जितनी भी लिंचिंग है वो रूलिंग पार्टी, संघ परिवार का कोई न कोई आदमी उसमें इन्वॉल्व है। ये रिलीजियस नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये अपर कास्ट और दलित की लड़ाई नहीं, ये परिवार की लड़ाई अगेंस्ट एवरीबॉडी है। उनको संरक्षण मिलता है। मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिए, मैं मानता हूं गृह मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिए, लेकिन क्या मुझे शक है और विपक्ष को शक, ये अंडरस्टैंडिंग से हो रहा, तुम अपना काम करो हम अपना काम करेंगे। जंगल काट डाले आपने, 5वां और 6वां संविधान में लग के रखा आपने, उनके हक को कौन को नहीं मिल रहे। हाजी भाई क्या है, किस बात के लिए लोकतंत्र है ये, किसके बात के लिए वोट है ये, क्यों इंसाफ नहीं होता? इंसाफ करो। ये जो आपका शब्बीरपुर है, इसके गरीब के मकान भर गए, इनको हम मुआवजा नहीं दे सकते। ये घायल में मेरे साथ चलो, मैं सदन से माफी मांग लूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा, चलो मेरे साथ उनके साथ क्या हुआ है देख लो। कोई मंत्री मेरे साथ चले, देखो उनके साथ क्या हुआ, क्या क्या हुआ उनके साथ, क्यों ये सदन चल रहा है, किस बात के लिए हम लोग बैठे हैं? ऐसा जुल्म, ऐसा अन्याय, खाने पे अखलाक मर जाए। जुनैद जिंदा जिंदा इस देश में जिंदा एक यूनिवर्सिटी है जवाहरलाल नेहरू जो सबसे बड़ी है, उससे जिंदा जुनैद जो है वो गायब हो जाए, वो हमारा कानून पता नहीं लगा सकता कि मर गया, जी रहा, कहां गया, हड्डी भी पता नहीं है। जिंदा इंसान उठा के कहां ले गया? किस बात के लिए आपको चुना है, किस बात के लिए आपको राज मिला है, क्या किस बात की संविधान की ओथ लेते हो? किसी भी तरह से मॉब वायलेंस में लिंचिंग करके किसी की हत्या करना सबसे जघन्य अपराध है और उसको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ अपराध है। दिस इज द वर्स्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और इसलिए हर कहीं भी जहां भी कोई लिंचिंग जैसी घटना होती है, हर एक की बहुत कड़ी शब्दों में केवल निंदा ही नहीं करनी चाहिए, यह हमारे देश में नहीं होना चाहिए। यही प्रेरणा हर ऐसे घृणित इंसिडेंट से हमें लेकर काम करना आगे चाहिए। जहां तक गाय का विषय है, मैं सभी माननीय सदस्यों से इस बात का
जिक्र करना चाहता हूं कि जब हम टॉलरेंस की बात करते हैं तो देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी उसके प्रति एक श्रद्धा है, और ये कोई हमारी सरकार के आने से नहीं हुई। संविधान सभा में बहुत लंबी चर्चा इस विषय को लेकर हुई। थोड़ा सा आजाद साहब, आप और आपके सहयोगी भी इस बात पर विचार करें कि क्या हमने सेक्युलरिज्म की परिभाषा को इतना विकृत कर दिया कि जो 70 साल पहले चर्चा थी तो आज थी। मैं उसका उदाहरण देता हूं। आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते और डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में खड़े होकर कहते, मैं सिर्फ आर्टिकल 48 पढ़ देता हूं, ये उन्हीं का बनाया हुआ आर्टिकल है। द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री on modern and scientific lines and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows or calves and other milch and draught cattle. ये नरेंद्र मोदी जी ने या राजनाथ सिंह ने नहीं प्रपोज किया था, ये पंडित नेहरू के समय में जब वो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, और सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको संविधान में डाला। इट्स अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 48। हमें उम्मीद है हमारा ये खास कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। माननीय सभासद, माननीय सभापति जी।